नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 26वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि उस एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस एक के ज्ञान को अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इसको अपने किसी भी चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, जब इन इकाइयों का इलाज पूरा हो जाता है तो क्या परमाणु बम के कारण होने वाले मृत्यु का अनुभव किसी भी तरह से उनकी चौथी घनत्वता में जाने के लिए बाधा बनेगी? तो रा कहते हैं, परमाणु विनाश जैसे कार्य का असर पूरे ग्रह पर पड़ता है। दोनों ही स्तरों पर कोई अंतर नहीं होता है और ग्रह को भी इलाज की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है ना कि केवल लोगों के ऊपर या उसके आसपास के क्षेत्र पे नहीं होता है। जो ग्रह होता है ना, वो भी आहत होता है, तो उसका भी इलाज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो ग्रह है ना, कोई भी ग्रह हो, वो सारे ग्रह जिंदा एंटिटी हैं, क्योंकि रचयिता ने बनाया ही इस तरीके से है कि सारी चीज़ें जिंदा हैं। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं विशेष रूप से यह सोच रहा था कि यदि कोई इकाई उस वक्त हिरोशिमा नागासाकी में था तथा चक्र के अंत तक वह कटाई के योग्य हो जाता, तो क्या परमाणु बम से हुई मौत शायद ऐसा सदमा पैदा करे कि वो इस चक्र के अंत में कटाई के योग्य ना बन सके? यही मैं पूछना चाह रहा था। तो दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा है ये। सवाल ये है कि मान लो कोई एंड तक पहुंचते पहुंचते, अब इस युग के एंड तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है उसकी ग्रेड बन जाए, लेकिन बीच में ही मर जाए किसी कारणवश। अब यहाँ पर तो खैर न्यूक्लियर की बात हुई है, तो क्या उस केस में वो अपने सतयुग, जिसको आप सो कॉल्ड बोलते हो, उसमें जाएगा या नहीं जाएगा, यानी अपनी नेक्स्ट डेंसिटी में जाएगा या नहीं जाएगा? तो रा कहते हैं, यह गलत है। एक बार जब इलाज हो जाता है तो कटाई बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस क्रिया के कारण पूरे ग्रह का इलाज होगा। इसमें यह अंतर नहीं किया जाएगा कि कौन पीड़ित है या कौन हमलावर है। ऐसा ग्रह को हुई क्षति के कारण होता है। तो दोस्तों, इसमें जब पूरा ग्रह है ना, उसकी तो इलाज होगा ही होगा। और रा ने कह ही दिया है, देखो, अगर बीच में अगर किसी की कटाई रुक गई, मतलब इस तरीके की चीज़ हो गई और उसकी कटाई नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, वो उसका इलाज होगा। और इलाज होने के बाद या तो वो इस ग्रह पे वापस आ जाएगा, जो कि अब तो मुश्किल है, ठीक है ना। अब तो जो जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे इस ग्रह पे, ठीक है। वो जाएंगे तो अब किसी और ग्रह पे, तीसरी, जिनका पहले ये होता है कि तीसरी घनत्वता वाले हैं ना, वो सारे चले जाते हैं। हालांकि इसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मिक्स है सारा कुछ। तो जिसको जिस घनत्वता में जाना होता है ना, उसको वहाँ भेज दिया जाता है कि अब तुम अपनी क्लासेस जो हैं, तो तुम्हारे लेसन हैं जो वहाँ रह गए थे, उनको यहाँ पूरा कर लो, और जहाँ से तुम्हारा छूटा था वहीं से तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तो अगला सवाल डाउन करते हैं, और फिर क्या आप ग्रह के इलाज के तंत्र का वर्णन कर सकते हैं, यानी कि ग्रह की हीलिंग कैसे होती है? तो रा कहते हैं, हीलिंग स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, और क्षमा यानी फॉरगिवनेस, और यदि संभव हो सके तो पश्चाताप यानी रेस्टिट्यूशन की प्रक्रिया है। समय स्थान में पश्चाताप उपलब्ध ना होने के कारण आपके लोगों में से कई लोग भौतिक रूप से पश्चाताप का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब इस तरीके की चीज़ हो जाती है ना, तो कई लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जिन जो खुद के रास्ते पे होते हैं, कुछ होते हैं दूसरों के रास्ते पे। और एक तरीके से ग्रह भी है ना, वो भी पश्चाताप ही कर रहा होता है, ठीक है। और ग्रह इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मेरे बच्चों से गलती हुई है, ठीक है, इस ग्रह पे जो बच्चे हैं, फिर वो उन्हें माफ़ भी करता है। और ये जो पश्चाताप वाली जो कहानी है ना, पश्चाताप ये है कि भाई वो अब वापस अगर इस ग्रह पे आता है या किसी और ग्रह पे जाता है, जहाँ पर भी जाएगा ना, उसको पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी घटनाएं घट रही हैं ना, ये तुम्हारी वजह से घट रही हैं, क्योंकि तुमने हर चीज़ के लिए हाँ हाँ किया था और तुमने एक्सेप्ट की है इन चीज़ों को। इस वजह से तुम इन चीज़ों को भुगत रहे हो। अब ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हम तो नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पहले से ही चला आ रहा है। सारी चीज़ें जितनी भी है ना, कोई भी चीज़ आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हुई है। सारी चीज़ें आप इन्हें एक्सेप्ट की हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और हम ये कोई किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, हम तो पूरे ग्रह की बात कर रहे हैं
कि लोगों ने ही तो एक्सेप्टेंस की है, लोगों की तो एक्सेप्टेंस थी, सारी चीज़ें लोग खुद ही करते चले गए, जो जो मिलता गया अच्छा लगता गया वो मांगते चले गए और उनको मिलता चला गया, और अंत में रिजल्ट फिर ऐसा हो जाता है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, यह लोग किस प्रकार भौतिक रूप से इस पश्चाताप का प्रयास कर रहे हैं। तो रा कहते हैं, यह लोग ग्रह के प्रति अपनी प्रेम की भावना दिखाकर, उसके घावों को सहलाकर और इस कार्य से जो असंतुलन हुआ है उसका इलाज करके वह पश्चाताप का प्रयास करते हैं। तो यानी कि एक दूसरे से प्रेम प्यार और ये सारी चीज़ें जो चलती हैं ना, अब देखो दोस्तों कितनी चीज़ें इस दुनिया में घट रही हैं इस वक्त, ठीक है। अब उन घटनाओं की वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं, एक व्यक्ति ये ऐसा भी हो सकता है जो कि गुस्से में आके खुद की सेवा के रास्ते पे निकल जाए और दूसरों को कुछ ना समझे, ठीक है ना, लूट पाट करे, ये सारी चीज़ें करे, ठीक है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन उसी के विपरीत एक दूसरा भी हो सकता है जो प्रेम प्यार से कहता है कि चलो ठीक है यार, अब तो जो हो गया, इस चीज़ को अब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से पेश आते हैं। ये दो रास्ते हैं, दोनों में से कौन व्यक्ति क्या चुनता है ना, ये सारा कुछ उस पर निर्धारित है। तो अगला सवाल डाउन करते हैं, फिर जब यूएफओ की घटना लोगों के सामने स्पष्ट रूप से हुई तब कई लोगों के समूह ने उनसे संपर्क की जानकारी दी। कई लोगों के समूह ने यूएफओ के इकाइयों के साथ टेलीपैथिक संपर्क की बात की और कई लोगों ने उन टेलीपैथिक संपर्क को रिकॉर्ड भी किया। क्या महासंघ का झुकाव यूएफओ में रुचि रखने वाले समूहों को टेलीपैथिक संपर्क से प्रभावित करना था? तो रा कहते हैं यह सही है। हालांकि हमारे कुछ सदस्य खुद को विचार रूप का इस्तेमाल करके समय स्थान से निकलकर स्थान समय में काउंसिल के इजाज़त के समय समय पर बिना धरती पर उतरे आपके आसमानों में दिखना शुरू हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो वो कह रहे हैं ना विचार रूप, वो कह रहे हैं कि हमारे जो क्राफ्ट होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्राफ्ट आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो क्राफ्ट है, वो हम खुद होते हैं। मतलब हम किसी भी भेष में आ सकते हैं आपके सामने। हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां हम अपने सोच को ना एक रूप दे सकते हैं। तो यानी यदि हम खुद एक स्पेस क्राफ्ट बनना चाहें तो हम खुद भी बन जाते हैं, और जब हम बनते हैं तो हम बिल्कुल रोशनी के स्पेस क्राफ्ट बन के तुम्हारी आंखों के सामने आने लग जाते हैं। तो यदि आप लोगों को किसी को ऐसा लगे कि ये जो क्राफ्ट्स आते हैं, ये जो विमान आते हैं, ये हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करके होता हो, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जिंदा क्राफ्ट होते हैं और इनकी अपनी सोच होती है। और कई केसेस में ऐसा हम लोगों ने भी जब रिसर्च कर रहे थे तो हम लोगों को पता चला ये जो क्राफ्ट्स होते हैं ना, ये कोई भी मतलब इतने एडवांस लेवल की ये सभ्यताएं होती हैं, ये खुद को ही क्राफ्ट बना लेती हैं। तो मतलब जैसे मान लो एक ग्रुप को जाना है तो उनमें से कोई एक अपने आप को क्राफ्ट बना लेगा, बाकी सारे उसके अंदर बैठ जाएंगे और बाकी सारे उसके अंदर घूमने निकल जाते हैं इस तरीके से। और ये तो खैर ब्रह्मांड में घूमते हैं पूरे, तो आप समझ ही सकते हो किस लेवल की सभ्यता के बारे में बात हो रही है। हम फंस गए बेचारे, चलो कोई बात नहीं। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, फिर क्या वह सारे यूएफओ जो धरती पर उतरे थे, सिवाय उसके जिसमें आइजनहावर से संपर्क हुआ था, वह सारे ओरियन समूह या उसी तरह के समूहों द्वारा हुआ था? तो रा कहते हैं कुछ लोगों के उदाहरण को छोड़कर जिससे इसका कोई संबंध नहीं है, यह सही है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि जो आइजनहावर से जो मिले थे वो हमारे महासंघ के लोग थे, लेकिन तुम्हारे इसी ग्रह पे कुछ हैं जो ओरियन समूह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्राफ्ट ओरियन समूह के आते हैं ना, वो उनसे मिलते हैं, ना कि सबसे। वो ओरियन समूह वो पहले बता चुके हैं, ओरियन समूह तो उनसे मिलता है जो खुद की सेवा के रास्ते पर होते हैं। तो उनको जितनी नॉलेज, उनको जितना ज्ञान मिल रहा होता है ना, उनको वहाँ से मिल रहा होता है। और जिनको यहाँ से ज्ञान चाहिए होता है, मतलब महासंघ से ज्ञान चाहिए होता है, वो महासंघ से ले रहे होते हैं। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या इनमें से हर मामले में यह आवश्यक है कि जिस इकाई ने इनमें से किसी एक लैंडिंग में संपर्क किया गया है वो ओराइन समूह को बुलाएगी, या क्या इनमें से कुछ इकाइयाँ ओराइन समूह के संपर्क में आती हैं भले ही वे उस समूह को नहीं बुला रही हों? तो दोस्तों यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि हम बुला तो रहे हों महासंघ को और ये ओराइन समूह बीच में घुस जाए उसके? तो रा कहते हैं आपको चौथी घनत्वता नकारात्मक की समझदारी की गहराइयों में उतरना होगा। यह आपके लिए कठिन है। एक बार आपके तथाकथित खिड़कियों के खुलने से तीसरी घनत्वता के स्थान समय निरंतरता में पहुंचने के बाद यह लड़ाके जैसा चाहे लूटपाट कर सकते हैं। परिणाम पूरी तरह से उनकी ध्रुवीयता पर निर्भर करता है जिसे आप गवाह, विषय या पीड़ित कहते हैं। यह चौथी घनत्वता नकारात्मक के उस वास्तविक विश्वास के कारण होता है कि खुद से प्रेम करना सभी से प्रेम करना है। इस प्रकार दूसरी इकाइयों को या तो सिखाया जाता है या गुलाम बनाया जाता है। इस प्रकार
एक शिक्षक होता है जो खुद के प्रेम को सीखता है। जो भी इस तरह की शिक्षा के संपर्क में आता है, तो इरादा यह होता है कि चौथी घनत्वता नकारात्मक या खुद की सेवा वाली इकाई को कटाई के योग्य बनाया जा सके। तो दोस्तों पता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रा कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है। जब ये लोग आते हैं ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कितनी डीप कहानी होती है इसके अंदर, कितनी मतलब गहराई कितनी है इसके अंदर। कहते हैं कि जब ये आते हैं ना, ये जब खिड़कियां खुल जाती हैं, जब भी अफरा तफरी का माहौल होगा ये खिड़कियां खुल जाएंगी। और जब ये खिड़कियां खुल जाती है ना, फिर ये आके उन लोगों को ढूंढते हैं जिनकी सोच इस तरीके की होती है और उनके दिमाग में टेलीपैथी के मैसेज भेजते हैं। प्लस पहले से ही कई लोग इनके साथ काम करते हुए आ रहे हैं मिलके। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा ये जैसे चाहे वैसे लूटपाट कर सकते हैं। और हमने चानी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में पढ़ा था कि यहाँ पे सोना वोना इस तरीके का कुछ लेने के लिए आते हैं। तो इस तरीके का कुछ है, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, इसलिए हम पहले ही कह रहे हैं कि आप इसे जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। तो आगे वो ये कहते हैं कि परिणाम जो है ना वो इस पे डिपेंडेंट है कि जो जिससे उनका कांटेक्ट हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई दूसरों की सेवा वाले रास्ते पर हो, उसके साथ इनका कांटेक्ट हो जाए। अब अगर उस केस में उनसे कांटेक्ट हो रहा है, अगर उसका वो उसकी बात में ही ना आए तो बच गया वो, ठीक है। लेकिन अगर वो उसकी बात में आ गया तो उसको ये बस सिखाते हैं कि अरे तू ये देखना, हम तेरे को ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम तेरे को ये दे रहे हैं, देख तेरे कितने काम की चीज़ है। तो वो बेचारा खुश हो जाएगा, अरे वाह ये तो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो धीरे धीरे करके वो खुशी 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 अपने आप को उसका गुलाम बनवा देता है। और फिर धीरे धीरे उसको फिर ये सिखाते हैं कि देख भाई, खुद की सेवा करना ना दूसरों की सेवा करना ही है, क्या एक अनंत नहीं है, ऐसी सिखाते हैं ये। मतलब रचयिता के ही उसका इस्तेमाल करके, लेकिन खुद की सेवा के रास्ते पर काम। जबकि रचयिता ने कहा है कि तुम अपना सोच सकते हो आधा, आधा दूसरों के लिए भी सोचो, तब जाके तुम्हारा संतुलन बनेगा। लेकिन ये कहते हैं ना ना, अपने अपने बारे में सोच, बाकी को जाने दे, छोड़ दे, मरने दे, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। तू अपना सोच, बस अपना, हम तेरे को एक नई दुनिया ला के देंगे, तू टेंशन मत ले। और यहाँ पर वो कह रहे हैं इसी तरीके से एक शिक्षक जो है ना, वो पहले इसको सीखता है, यानी उस गुट में से कोई एक सीखेगा, फिर वो दूसरों को सिखाएगा, फिर वो दूसरों को सिखाएगा। ऐसे करते करते ओरायन भी किसी ग्रह पे अपना पूरा का पूरा एक छोटा सा साम्राज्य बना लेता है। और फिर उस साम्राज्य को इतना पावरफुल बना देता है, ऊपर कर देता है कि जो भी उस ग्रह के ऊपर चीज़ें होंगी वो लोग मैनेज करेंगे, उसके उसके बिहाफ पे वो लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि खुद तो कर नहीं सकता ये। खुद करेगा तो ग्रह की वो हो जाएगी आज़ादी का उल्लंघन। इसलिए इनके द्वारा काम करवाता है, ताकि जब ये काम करेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा, सारे के सारे इधर उधर भागते रहेंगे, जबकि ये पता नहीं कि ये अंधेरे का राजकुमार पीछे से छुप के बैठ के खेल रहा है। और दोस्तों यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी भी थी। तो ये जो जीसस है उससे मिलने आया था ये लूसीफर। तो लूसीफर ने कहा कि तू जितनी दुनिया देख रहा है ना, ये जितनी पूरी धरती सारी तुझे दे दूंगा, तू रचयिता को छोड़ के ना मुझे अपना खुदा मान ले या मुझे अपना भगवान मान ले। तो खैर जीसस ने तो जो जवाब दिया था, जीसस का अलग ही जवाब था। हम होते तो हम तो यही कहते कि शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी कर ले, जाता क्यों नहीं है यहाँ से जब तेरे से बात ही नहीं कर रहे हम लोग तो। लेकिन जीसस का जवाब भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे ही था। जीसस ने कहा था सुन, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से ना अगर आपने बात की, क्योंकि ये बातों का खिलाड़ी है, इसको पूरे ब्रह्मांड में ट्रिकस्टर बोला जाता है। ट्रिक ऐसी चलेगा कि तुम्हें अपनी बातों में फंसा देगा ये, ठीक है। और अच्छी अच्छी बातें करेगा, फिर इसका असली मोटिव बाद में निकल के आता है पीछे से। तो इससे बड़ा बच के चलना पड़ता है कि ये बातों का खिलाड़ी है, इसकी बात में नहीं आना। और अगर आप सोचो, हमने भी जितना देखा है, तो रावण भी कुछ इसी तरीके का था, बातों बातों में खेल जाता था, लेकिन अंत देखो उसका कैसा हुआ। मरा, खुद तो मरा ही मरा, कुल ही नाश करवा दिया अपना। मतलब कि भाई भी मरवा दिए अपने, बेटा भी मरवा दिया, सारी मरवा दिया उसने। इसलिए कहते हैं दोस्तों, रावण किसी का नहीं हुआ, ना रावण किसी का, ना ये लूसीफर किसी का, ना ये दज्जाल किसी का, ये किसी के नहीं है। इनकी नज़र होती है ग्रह पे। तो जब नज़र ग्रह पे हो, जब सीता हरण की कोशिश हो, तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। फिर मैं यह मान रहा हूँ कि वह सारे यूएफओ के समूह जिन्हें महासंघ से टेलीपैथिक रूप से संपर्क किया जा रहा है, वह ओराइन के लड़ाकों के उच्च वरीयता के निशाने पर थे। और मैं यह भी बोल रहा हूँ कि उनमें से एक बड़े प्रतिशत के पास जो जानकारियां थी वह प्रदूषित थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं, यदि आपको यह अंदाज़ा हो, कि उन समूहों में कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो ओरियन की जानकारियों द्वारा अत्यधिक प्रदूषित हों, और यदि उनमें से कोई विशुद्ध रूप से महासंघ के चैनल बन रहने में सक्षम था?
तो रा कहते हैं आपको यह जानकारी देना कुछ लोग जो अभी जीवित हैं उनकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन होगा। हम प्रत्येक समूह को केवल यह बता सकते हैं कि दर्शन और जानकारियों को खास तौर पर एक दिशा में रखा जाना चाहिए। किसी खास जानकारी से नकारात्मकता आकर्षक नहीं होती है, महत्वपूर्ण यह है कि आपका झुकाव किस तरफ अधिक है। तो दोस्तों, जब भी कॉन्फेडरेशन हो या ये ओरायन हो, जब भी ये कोई इन्फॉर्मेशन दे ना, तो हमेशा ये देखना चाहिए इस चीज़ से झुकाव कहाँ जा रहा है। मतलब क्या ये इस तरीके की जानकारी तो नहीं है कि जैसे कोई आपको ये कह रहा हो कि देखो तुम्हारा फायदा है, देखो तुम्हारा फायदा है, या वो उसको ये कहना चाहिए कि भाई सबका फायदा है। अगर सबका फायदा है और वो फायदा नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब इसका फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से उसका संतुलन या कह लो उसको देखते रह के चलना चाहिए कि हाँ ये है कौन कलाकार जो ये कलाकारी कर रहा है। दिखा तो ऐसे रहा है जैसे कि हाँ सबका फायदा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है, हो तो कुछ का ही रहा है। तो उस चीज़ में थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। तो आगे वो कहते हैं यही कारण है कि हमसे विशिष्ट जानकारियाँ पूछे जाने पर अक्सर हम यह कहते हैं कि यह सवाल महत्वहीन है। जैसे कि कोई घास सूख जाती है और मर जाती है, जबकि एक अनंत रचयिता का प्रेम प्रकाश रचना के अनंत क्षेत्र में बढ़ता रहता है और निरंतर खुद को बनाता ही रहता है। फिर हम उस घास की चिंता करें ही क्यों जो अपने मौसम में खिलती, मुरझाती और मर जाती है और एक रचयिता के अनंत प्रेम और प्रकाश के कारण फिर से बढ़ने लगती है। यही संदेश हम लेकर आए हैं। प्रत्येक इकाई केवल सतही तौर पर जीती या मरती है। गहरे अर्थों में इसे समझे तो आपके अस्तित्व का कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों कितनी सुंदर बात कही है। देखो रा ने कहा है अरे ये सारी जो बेकार की कहानियां हैं। अगर हम देखो एक चीज़ और उन्होंने महत्वपूर्ण कही यहाँ पे कि भाई देखो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में जो जिंदा है उसके बारे में तो बोल ही नहीं सकते हम, बिल्कुल नहीं। ये उसकी आज़ादी का उल्लंघन है, ठीक है, उसकी फ्री विल का उल्लंघन है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। इसलिए हम तुम्हें कहते हैं भाई इसका कोई महत्व नहीं है, छोड़ दो इस बारे में। किसी एक को पकड़ के टारगेट करना कि जी ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, कोई फायदा नहीं है। जबकि यहाँ तो झुंड बना बना के खेल रहे हैं। अब जब झुंड बना के खेल रहे हैं तो तुम एक को टारगेट करोगे तो वही वाली बात हो गई कि रावण के इतने सारे सर हैं, कभी एक तुम उसके सरों से ही खेले जा रहे हो। रावण बैठा है बीच में, तो रावण पे फोकस होना चाहिए ना, सर पे थोड़ी ना फोकस होना चाहिए। तो वो यही कह रहे कि ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। और वैसे भी यहाँ पे रानी ये भी कहे भाई घास की चिंता करनी क्यों है, जो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है उसकी तरफ जा ही क्यों रहे हो तुम्हें क्या मतलब उस डायरेक्शन में। जब तुम्हें जाना रचयिता की डायरेक्शन में तो रचयिता के बनाए हुए तरीकों को समझो ना, और उससे समझ के आगे अपना ज्ञान बढ़ाओ, आगे निकलो और दूसरों को भी सिखाओ। अगर तुम ये करोगे तुम्हारी ग्रेड भी बनेगी, तुम भी आगे निकलोगे। तो जितना तुम उनके बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा तुम फंसते जाओगे। तो उस जगह पर ध्यान ही देना बंद कर दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन फिर भी संतुलन बनाने के लिए दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। जैसा कि आप पहले कह चुके हैं कि यह सीधा और संकरा रास्ता है और इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ध्यान को भटकाती हैं। मैं इस पुस्तक के लिए योजना बना रहा हूँ जिसमें एक के कानून का परिचय होगा। फिर हम पहले 75,000 साल के मुख्य बातों के बारे में बातें करेंगे। कुछ सवाल शायद भविष्य के बारे में भी होंगे। फिर एक कानून का परिचय दिए जाने के बाद मैं सीधे मुख्य कार्य पर जाना चाहता हूँ, जो कि ऐसी समझदारी बनाए कि ये उन लोगों तक पहुँचे जो इसकी जानकारियाँ चाहेंगे, और यह सिर्फ उन लोगों तक ही पहुँचेगा जो इसकी जानकारियाँ चाहेंगे। ऐसी समझदारी जो उन्हें उनके विकास को बहुत तेज करने में मदद करे। मैं इसकी काफ़ी सराहना कर रहा हूँ और ऐसा करने के लिए मैं इसमें एक बड़ा सम्मान और विशेषाधिकार महसूस कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि हम इस अगले चरण को पूरा कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे जो डॉन ने ये बात बोली ना, देखो कितनी सुंदर बात बोली है। उसने कहा है कि भाई ये किताब बनेगी ना जब, तो जिसको इसकी ज़रूरत होगी ना उसी पर ही पहुँचेगी। और जैसा कि दोस्तों हमने हमेशा कहा है आप लोगों से, ये जो लॉ ऑफ वन है ना, आप नहीं ढूंढते हो इसको, ये ढूंढती है आपको। जब आप इसके लिए रेडी हो जाते हो ना, मतलब आपके अंदर दूसरों के लिए करुणा और वो सारी चीज़ें, या कह लो कि आप हल्के से कन्फ्यूजन में होते हो। क्योंकि जब अवेकनिंग होती है ना, सबसे पहली चीज़ होती है कन्फ्यूजन, कि इधर से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है। क्योंकि हम लोग तो दोस्तों ये 8-9 साल से करते हुए आ रहे हैं, तो हमें तो पता ही है कि इस तरीके की कन्फ्यूजन होती है कि इधर भी पढ़, उधर भी पढ़, इसको भी देख, उसको भी देख। लेकिन खींच के कहीं एक जगह पे तो इकट्ठी होंगी ना सारी जानकारियाँ। तो ये काम हम लोग पहले ही कर चुके थे। तो इस केस में होता क्या है ना कि कन्फ्यूजन से बचने के लिए इंसान जब ढूंढता है ना कि हाँ क्या 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 जानकारियाँ उसे चाहिए, तब ये लॉ ऑफ वन उसकी आंखों के सामने पता नहीं कहीं से घूम के आ जाते कि ये ले, ये ढूंढ रहा था तू, तुझे सत्य की जरूरत थी, ये ले सत्य तेरी आंख के सामने। अब इस सत्य से तू क्या सीखेगा
ये तो तेरी अपने ऊपर है। कोई इससे कुछ सीखेगा, कोई इससे कुछ सीखेगा, लेकिन सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इससे क्या सीखते हो। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, मेरा एक सवाल है जो कि कार्ला ने पूछा है। वह कहती है कि आप कई तरह के ऊर्जा के ब्लॉकेज और ट्रांसफर के बारे में बताते हैं जो कि सकारात्मक या नकारात्मक होती है, जो हमारे यौन प्रजनन क्रियाओं में भागीदारी के कारण हो सकते हैं। वह कहती है कि कृपया उन ब्लॉकेज और ऊर्जा के ट्रांसफर के बारे में विस्तार से बताएं, जिसमें इस बात पर जोर हो कि एक व्यक्ति जो कि एक के कानून के अनुसार रहना चाह रहा है, वो इस क्षेत्र में सकारात्मक रूप से क्या कर सकता है। क्या इसका जवाब देना आपके लिए संभव है? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो यौन प्रजनन क्रिया है इसके बारे में जो बात हो रही है, तो इसको हम लोग प्रेम क्रिया भी बोल सकते हैं, जो एक्टिविटी होती है। तो वो ये पूछ रहे क्या इसका इस्तेमाल करके उन ब्लॉकेजेस का, जो हमारे चक्रों में जो ब्लॉकेजेस होती हैं, क्या इनको खोला जा सकता है, और अगर खोला जा सकता है तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो रा कहते हैं, हमने जो पृष्ठभूमि रखी है उसे देखते हुए आंशिक रूप से संभव है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है। सवाल की विशिष्टता के कारण हम सामान्य उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये टफ सवाल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें सामान्य दे रहे हैं ज्ञान, तुम इसके अंदर घुस के अपने आप देख लेना तुम्हारे लिए क्या सही है। तो आगे रहा कहते हैं, पहला एनर्जी ट्रांसफर लाल किरण से होता है यानी रूट चक्र से। यह रैंडम ट्रांसफर होता है यानी अपने आप ही होता है, जिसका संबंध केवल आपके प्रजनन तंत्र से होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति इसके अंदर है तो वो केवल उसके दिमाग में ये होगा, ये क्रिया केवल इसलिए बच्चे पैदा करने के लिए, ये है कि हाँ जी चलो ठीक है अपना कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, थोड़ी सी संतुष्टि सी मिल गई जी, हो गया काम। जो रूट चक्र में होगा उसकी सोच इस तरीके की हो जाएगी इस क्रिया को लेकर। फिर वो आगे कहते हैं, नारंगी और पीली किरण में ब्लॉकेज तब होती है जब प्रेम क्रिया के प्रयास करते वक्त केवल एक इकाई इस क्षेत्र में कंपन करती है। इस प्रकार वह इकाई जिसका इस क्षेत्र में ब्लॉकेज होता है उसमें कभी ना खत्म होने वाली भूख होती है। ये कंपनता हरे किरण की गतिविधि चाहते हैं। नारंगी या पीली किरण एनर्जी ट्रांसफर में ये संभावना होती है कि इसका झुकाव नकारात्मक हो सकता है। उनमें से एक इकाई दूसरी इकाई को अपना अदरसर मानने की बजाय उसे एक वस्तु के रूप में देखता है, और वह पार्टनर खुद को नियंत्रित या मालिक के रूप में देखता है, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पर अपना अधिकार जताता है। तो दोस्तों देखो, पहली तो उन्होंने बताया रूट चक्र के बारे में, अब दूसरा बता रहे हैं ऑरेंज और येलो चक्र के बारे में, यानी सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि देखो इसमें ब्लॉकेज आने का कारण ये होता है कि यदि आप इस क्रिया को कर रहे हो, आप जिसके साथ कर रहे हो, एक मेल फीमेल के साथ या फीमेल मेल के साथ, यही होगा, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है कि अगर आपने सामने वाले को ये सोच के नहीं किया ना कि ये मैं ही हूं, तो फिर आप ना उसे उतना प्रेम नहीं दे पाओगे उस चीज़ के अंदर। आप ये सोचो कि हाँ ये तो क्रिया है, ठीक है चलो ठीक है, हाँ जी मज़े लेने के लिए ठीक है, हो गया तो हो गया, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और सामने वाले को अपनी वस्तु मानेगा कि हाँ ये मेरी चीज़ है, ठीक है। और जब वो ऐसे सोचेगा जब ये मेरी चीज़ है, तो वो उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा, और जब वो अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा तो उसका जो झुकाव है वो दूसरों की सेवा वाला नहीं, खुद की सेवा वाला हो जाएगा। और इसकी वजह से होगा क्या, उसके नीचे के ये जो दो चक्र हैं ना, इनके अंदर आ जाएगी ब्लॉकेज। अगर वो अपने पार्टनर को ऐसे नहीं देखता है कि हाँ मैं तुझे अब समर्पित करता हूं और तू मुझे अपने आप को समर्पित कर, ये सोच के कि हम दोनों एक ही हैं, यानी तू और मैं और तू एक हैं, और जब इस तरीके से करेंगे ना, तो दोनों इस क्रिया को इस तरीके से करेंगे जहां पर इसके अंदर प्रेम होगा, ना कि एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करना। तो खैर फिर आगे रहा कहते हैं, चौथी किरण यानी कि ग्रीन रे में दो तरह की संभावना होती हैं। पहली संभावना यह होती है कि यदि दोनों ही चौथी किरण यानी ग्रीन रे की कंपन में कांप रहे हों, तो दोनों के बीच एक मजबूत एनर्जी ट्रांसफर होता है। नकारात्मक ध्रुव या स्त्री यानी नेगेटिव ऊर्जा, यानी जिसे फीमेल कहा जाता है, जो ऊर्जा को उसके पार्टनर के रूट से ऊपर की ऊर्जा क्षेत्रों की ओर खींचती है। इस प्रकार वह शारीरिक रूप से अधिक मजबूत हो जाती है। सकारात्मक या पुरुष ध्रुव इस ऊर्जा के ट्रांसफर में एक प्रेरणा को खोजता है, जो उसके मन, शरीर, आत्मा परिसर के आत्मा वाले भाग को संतुष्ट और पोषित करता है, यानी कि इससे उसे संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार दोनों का ही ध्रुवीकरण हो जाता है, यानी दोनों संतुलित हो जाते हैं।
और जिसकी प्रकृति में जो भी अधिक मात्रा में होता है वो रिलीज हो जाती है, जिसे आप कह सकते हैं नकारात्मक सहज और सकारात्मक शारीरिक ऊर्जा दोनों ही संतुलित हो जाती हैं। इस ऊर्जा के ट्रांसफर को तभी ब्लॉक किया जा सकता है जब एक या दोनों इकाई को कब्जे का या कब्जे में होने का, कब्जा करने की इच्छा रखने का या कब्जा करने की इच्छा होने का डर हो। तो दोस्तों इस क्रिया को करते वक्त अगर दोनों में से किसी में ये रहा ना कि अगर मैंने इसके साथ ये किया तो शायद मैं इसके कब्जे में आ जाऊंगा या इसके कब्जे में आ जाऊंगी, या कहीं ये मुझे कब्जा ना ले, कहीं ये क्या कहते हैं मुझे दबा ना दे इस चीज़ के अंदर। और जनरली मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब ये क्रिया होती है तो फिर उसके बाद ना दोनों एक दूसरे को ऐसे समझने लगते हैं जैसे मेरी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी थोड़ी ना है यार, वो सामने वाली चीज़ तुम ही तो हो, जो सामने वाला व्यक्ति है तुम हो। तो जब तुम अपने से इतना प्यार करते हो तो उससे भी तो उतना ही प्यार करोगे ना। और तुम जितना ज़्यादा इस क्रिया को करोगे तो तुम्हारा फिर वही चला जाएगा, इंटरेस्ट ही चला जाएगा। तो इसको करना इस तरीके से होता है कि हाँ थोड़ा ध्यान रखे भाई, अंतराल में जब तक मतलब आंखों आंखों में बात अगर होके अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है ना तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फीमेल होती है ना उसको ऐसे दिखाया गया जैसे ये एक नेगेटिव एनर्जी है और जो मेल है उसे पॉजिटिव एनर्जी है। फीमेल का काम ये होता है कि वो मेल की जो ऊर्जा है ना वो अपने ऊपर खींचती है उस ऊर्जा को, ठीक है। लेकिन जो मेल होता है ना वो उसके अंदर ये खोजबीन में लगा रहता है, वो एक्सप्लोरर होता है। फीमेल जो होती है वो एक्सप्लोर्ड होना चाहती है, जो मेल होता है वो एक्सप्लोर करना चाहता है। तो इस वजह से दोनों के अंदर ये होता है। लेकिन अगर इस क्रिया को इस तरीके से किया जाए ना कि एक को एक्सप्लोर होना अगर पसंद है तो दूसरे को उसको एक्सप्लोर करना भी पसंद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ों का संतुलन बन गया तो दोनों के ही चक्र खुल जाते हैं। और उसके बाद बैठ के आराम से जब बात की जाती है, वो बेशक आप उसके बारे में बात ना करो, लेकिन उसके बाद एक एक अगर अगर आपको इसको करने के बाद एकदम एक इस तरीके की एक शीतलता आ जाए ना अगर आपके अंदर, तो आप समझ लेना आपका जो चक्र है ना, ये हार्ट चक्र, उसकी ब्लॉकेज खुल गई है और दोनों को ही खुल गई है। और जब ये खुलती है ना शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर और आत्मा के अंदर, तीनों के अंदर एक संतुलन आ जाता है। तो खैर इसके आगे क्या कहते हैं, दूसरी संभावना यह है कि एक इकाई तो ग्रीन रे ऊर्जा दे रहा है परंतु दूसरा इकाई यूनिवर्सल प्रेम की ऊर्जा नहीं दे रहा है। इस कारण उसके ऊर्जा क्षेत्र में ब्लॉकेज आ जाएगी जिससे यह ग्रीन रे ऊर्जा नहीं मिलती है। इस कारण उसमें निराशा या भूख बढ़ जाती है। इस प्रकार जो ग्रीन रे ऊर्जा दे रहा है उसका झुकाव दूसरों की सेवा की तरफ हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पता है वो क्या कह रहे हैं, दोनों पार्टनर में से एक तो ये सोच रहा होगा कि हाँ ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, बस करना है इसको कि हाँ ठीक है यार थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाए, बस वो आगे ख़त्म हो, चलो अपना निकलो अपना, है ना। लेकिन जो दूसरा है ना वो दिल से कर रहा होगा कि हाँ मुझे इसको ये चीज़ देनी है। अगर वो ऐसा कर रहा है ना तो एक की ब्लॉकेज खुल जाएगी, दूसरे के अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी। और जिसके अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी ना वो खुद की सेवा के रास्ते पे निकल जाएगा और जो देना चाह रहा है वो दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकल जाएगा। उसका बिहेवियर ही ऑटोमेटिकली वैसा होता चला जाएगा। तो इसके आगे और कहते हैं रहा, ब्लू रे ऊर्जा का ट्रांसफर इस समय आप लोगों के बीच कुछ दुर्लभ है, यानी रेयर ही है, परंतु इसके ऊर्जा ट्रांसफर से बिना किसी असुरक्षा या भय के खुद को अभिव्यक्त करने में यह काफ़ी मददगार होता है। तो दोस्तों ब्लू रे जो एनर्जी सेंटर है ना वो तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करना जानता हो। अब सामने वाले हो सकते हैं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस्ड हो रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही खुल के बोल रहा है। भाई वो खुल के इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका ब्लू एनर्जी यानी जो थ्रोट चक्र है वो खुल चुका है, उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो जैसा है वैसा है। लेकिन इस केस में होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है। अगर वो ज़्यादा बड़ बोला हुआ तो वो सामने वाले को हर्ट करेगा, इसलिए उसे बोलना तो है, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस इस तरीके से करे कि सामने वाला हर्ट ना हो। अगर इसका संतुलन कोई बना ले तो इसका ब्लू रे एनर्जी सेंटर है ना ये बहुत अच्छे से काम करता है। फिर आगे वो कहते हैं, इंडिगो रे ऊर्जा का ट्रांसफर आप लोगों के बीच काफ़ी दुर्लभ है। यह आपके शरीर का वह पवित्र भाग होता है जिसके माध्यम से वॉयलेट रे का संपर्क अनंत बुद्धिमानिता से किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो पता है क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं जो ये जो पिनियल ग्लैंड होता है ना, तीसरी आंख वाला जो होता है, कह रहे हैं ये तो बहुत ही रेयर केस में होता है तुम्हारे यहाँ पे, क्योंकि इस एक्टिविटी का इस्तेमाल करके ना इसको भी खोला जा सकता है। बट उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है। रा ने आगे बताया था कि तंत्रा एक ऐसी टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करके आप इसको खोल सकते हो। तो अगर आप चाहे तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ये आपके ऊपर ही छोड़ते हैं हम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसका भी इस्तेमाल करके आप अपनी तीसरी आंख खोल सकते हो।
फिर आगे वो कहते हैं अंतिम दो स्तरों पर यानी कि इंडिगो और वॉयलेट रे पर कोई भी ब्लॉकेज नहीं होती है। यदि दोनों ही इकाइयां इस ऊर्जा के लिए तैयार ना हों तो यह ना दिखाई देती है और ना ही ट्रांसफर या ब्लॉक होती है। यह इस प्रकार होता है जैसे कि वितरक डिस्ट्रीब्यूटर को एक शक्तिशाली इंजन से हटा दिया गया हो। तो इसमें यह होता है कि दोस्तों कि मान लो एक रिलेशनशिप में अब दोनों एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, ऐसा हो गया। तो इसमें हालांकि ब्लॉकेज नहीं होती, इसमें ब्लॉकेज को नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें यह कहा जा सकता है भाई जब अब तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल ही देखना पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद नहीं करते हो, तो इसकी वजह से तुम दोनों के बीच जो चक्र है ना उनके अंदर ब्लॉकेज आ रही है। इससे बेटर ये है दोनों के दोनों अलग ही हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे इसकी वजह से ना तुम्हारी आगे निकलने की जो वो है ना उसमें दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो इस केस में ऐसा होता है कि किसी को डिसीजन तो लेना पड़ेगा दोस्त। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इस किताब के अंदर जैसा है हमने आप लोगों के सामने रख दिया है, हम आपको कुछ नहीं कह सकते कि आप क्या करो क्या ना करो। तो इस केस में ऐसा हो जाता है। फिर आगे वो कहते हैं उदाहरण के तौर पर कार्ला ने इन अनुभवों के दौरान ओरायन समूह को भी चकित कर दिया था। उस पदार्थ के खाने के बाद भी उसका येलो रे दूसरों के लिए पूरी तरह खुल गया। हम सही करते हैं कार्ला महत्वपूर्ण यानी वाइटल ऊर्जा में कम बढ़ रही है तथा उसका ग्रीन रे और ब्लू रे ऊर्जा दूसरों से परस्पर यानी इंटरैक्शन के लिए आंशिक रूप से खुला है, यानी कि वह पदार्थ खाने के बाद भी उसके ऊपर के ऊर्जा चक्र खुले हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हालांकि इसने एलएसडी ले लिया था या इसने ड्रग्स ले ली थी, कह रहे लेकिन ओरायन को तो ये लग रहा था कि अब इसकी ऊर्जा जो है गिरेगी, अब इससे नहीं होगी ये चैनलिंग, लेकिन हुआ उल्टा। क्योंकि उसका दिल का चक्र खुला हुआ था ना, तो उसने वो लिया ना, तो उसको लेने के बावजूद भी वो दूसरों से प्रेम वाले भाव के अंदर आ गई और खुल के अपने ये जो गले का जो इस्तेमाल है ना, ये जो इसके जितने चक्र हैं उनका इस्तेमाल और अच्छे से करने लग गई। वो कह रहे ग्रीन और ब्लू यानी अपने दिल का इस्तेमाल और अपने मुंह से जो वो बोल रही थी ना उससे ऐसा बोल रही थी कि सबके दिल को शांति पहुंच रही थी। तो इस वजह से जो ओरायन था ना वो भी हैरान हो गया, कह रहा भाई यार करना हम कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया यार। तो ऐसा इसको अगर आपको ओरायन ग्रुप को चकित करना है ना, तो जब भी वो इस तरीके की उल्टी सीधी हरकत करें उनसे बोले भाई हम तो तेरे से प्यार करते हैं, हम तेरा स्वागत अपने एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। जब भी आपको लगे आपके ऊपर एक साइकिक अटैक हो रहा है, जब भी आपको लगे आपके ऊपर कुछ हो रहा है, बस एक चीज़ बोलनी होती है अपने दिमाग के अंदर या अपने दिल के अंदर, ओ हमारे भाई हम तेरा स्वागत उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, बस इतना करना होता है और काम हो जाता है। तो खैर दोस्तों यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आदने आदने वासु। धन्यवाद।